नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुपर स्पोर्ट में। दोस्तों आज हम एक ऐसे प्राइवेट सेक्टर के बारे में, जॉब के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही फेमस है और युवा उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इसीलिए मैं आज एक अपने खास मित्र को इस चैनल पर लाया हूं जो एमआर से के फील्ड से संबंधित जो जॉब है पूरी विस्तृत में उसके बारे में जानकारी देंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप एमआर फील्ड में जाना चाहते हैं और फार्मा फील्ड में जाना चाहते हैं जॉब करने के लिए, तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरा एक्सपीरियंस ये अपना देंगे। जितना साल इन्होंने वर्क किया है बहुत पूरा एक्सपीरियंस देंगे। और पहले ये एमआर थे और वर्तमान में ये प्रमोट होकर एबीएम बन चुके हैं। तो इसलिए एमआर का पूरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, क्या कठिनाई आई है, क्या उतार चढ़ाव आया हुआ है, क्या ड्रॉबैक है, क्या इसमें इसका एडवांटेज है, पूरी विस्तृत ये जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और ये आपको बहुत ही आपको हेल्प करेगा इस फील्ड में जाने के लिए। तो दोस्तों अब कुछ इनसे क्वेश्चन पूछेंगे जिससे ये अपना पूरा उसके बारे में डिटेल बताएंगे और बहुत ही जेन्युइनली पूरी उसके बारे में बताएंगे जो वास्तव में एक्चुअल में वो है। तो दोस्तों स्वागत करते हैं अपने मित्र का, नवनीत पाठक जी का चैनल में। नमस्ते नवनीत जी, आज हम जानना चाहेंगे कि एमआर जो जॉब है जिसको हिंदी में चिकित्सा प्रतिनिधि कहते हैं, तो इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, एमआर का जो काम होता है इसको तो पहले मैं बता दूं एमआर वास्तव में होता क्या है। एमआर जो होता है वो किसी भी कंपनी के ब्रांड को डॉक्टरों के सामने प्रेजेंट करता है, इसीलिए उसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। वो अपनी कंपनी का उस डॉक्टर के सामने या उस मार्केट में प्रतिनिधि का काम करता है और वो अपने द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा या मार्केट की समीक्षा करके अपर लेवल पे अपने एबीएम को, अपने जेडएसएम को, मतलब आप जान लीजिए कि कंपनी के लास्ट व्यक्ति तक उसे पहुंचाता है। और साथ में कंपनी के द्वारा बनाई गई जितनी भी दवाएं उनको दी जाती हैं कि आप इसके बारे में, इस दवा के कॉम्बिनेशन के बारे में डॉक्टर को परिचय करवाइए। ये काम बेसिकली होता है एमआर का। मतलब कुल मिला जुला के ये समझिए कि वो कंपनी, दवाओं और डॉक्टर के से लेके पेशेंट तक के बीच के कम्युनिकेशन का काम करता है वो। अच्छा नवनीत जी, ये बताइए कि एमआर जॉब में जाने के लिए क्या युवाओं की योग्यता होनी चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मस्टली तो ज़रूरी ये है कि क्या कहते हैं कि अगर आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का कार्य करना है या एमआर का काम करना है तो आप बायो के फील्ड से हों तो ज़्यादा बेटर होगा कि आपने जो इंटर की पढ़ाई की है वो बायो से की हो और उसके बाद आप डी फार्मा हों या तो बायो से बीएससी हों या बीएससी एजी हों। क्योंकि देखिए, बीएससी एजी मैंने इसलिए नाम लिया है क्योंकि अगर आप किसी ऐसे कंपनी से जुड़ रहे हैं जो ख़ास तौर पे ऐसे रासायनिक मेडिसिन का निर्माण करती है जो पेड़ पौधों के लिए होता है, तो बीएससी एजी के जो बच्चे होते हैं वो उसे बेहतर तरीके से समझ जाते हैं और समझाने में उनको आसानी होती है कि डॉक्टरों को जो चीज़ बताना है वो बढ़िया से बता लेते हैं। लेकिन अब क्या है कि थोड़ा बेरोजगारी बढ़ी हुई है और इसकी वजह से क्या कहते हैं कि एमआर के फील्ड में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायो के ही बच्चे आएँ और डी फार्मा और बी फार्मा करके ही आए, बीएससी भी बच्चे हैं, बीए भी बच्चे हैं और कुछ बीकॉम के भी हैं। तो बेसिकली बात ये होती है कि देखिए, कंपनियों का जो रुझान होता है वो इस पे होता है कि बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल कितना बढ़िया है और वो जिस चीज़ को मैं दे रहा हूँ प्रेजेंट करने के लिए मार्केट में कि इसके बारे में बताए, वो इस चीज़ को कितना बेहतर से वो मार्केट में बता लेता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है। लेकिन बात ये होती है कि अगर आप उस चीज़ को पढ़े हुए हैं, बढ़िया से आपका अध्ययन है बायो के बारे में या बॉटनी के बारे में, ठीक है, तो आपको दवाएं काम कैसे करती हैं, किस अंग पे करती हैं, ठीक है, ये सेल्स को कैसे प्रभावित करती हैं बॉडी में, तो मतलब ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं, हाँ, वो आप डॉक्टर के सामने जब प्रेजेंट करते हैं तो डॉक्टर के क्रॉस क्वेश्चन अगर आते हैं तो इन सब चीज़ों को हैंडल करने में आपको काफ़ी आसानी मिलती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बायोलॉजी फील्ड से इंटरमीडिएट हो, बीएससी हो, तो इस फील्ड में जा ही सकते हैं। लेकिन अगर आप इस फील्ड से नहीं भी हैं, देखिए मैं बता दूं, आप इस फील्ड से नहीं भी हैं लेकिन आपको बेहतर जानकारी अगर है, जैसे बहुत से ऐसे मेरे संपर्क में बच्चे रहे हैं कि क्या कहते हैं कि जो इस फील्ड से रिलेटिव नहीं है और वो फिर भी एक अच्छा एमआर का काम करते हैं और अपनी कंपनी को मतलब बढ़िया रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि, क्योंकि देखिए बेसिक ज़रूरत जो होती है कंपनियों की कम्युनिकेशन की होती है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना बढ़िया है, बॉडी लैंग्वेज कितना बढ़िया है। क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी यही है कि आप जिस भी कंपनी से जा रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर
केमिस्ट जो होते हैं पहले आपको देखते हैं, ठीक है। तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, आपका जो कम्युनिकेशन होता है, पहले वो मायने रखता है। फिर सेकंड स्टेप पे आपकी कंपनी आती है, फिर उसके ब्रांड आते हैं। लेकिन आपका जो फोकस होता है वो बेसिकली ब्रांड पे होता है अपने, ठीक है, कि मेरा ब्रांड, आप चाहे जिस भी कंपनी से हो, छोटी कंपनी से हो या बड़ी कंपनी से हो, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने ब्रांड को कितना बेहतर तरीके से डॉक्टर को बता पाते हैं। और मैं बताने के लिए इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि समझाने की चेष्टा कुछ लोग करते हैं और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर होता है आपके सामने वो हाई क्वालिफाइड होता है, MBBS होता है, BAMS होता है, BUMS होता है, ठीक है। तो समझाने की चेष्टा ना करें, आप अपने चीज़ को बस बताएं, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ये सब तो ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन ये बताइए कि युवा जो बेरोजगार हैं अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो सैलरी का अगर आप कुछ बता पाएँ कि मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग में कितना आपको मिल सकता है तो बहुत हेल्प हो जाएगी। देखिए, एक चीज़ बता दें कि ये फील्ड उन युवाओं के लिए है कि जिनका क्या कहते हैं कि रुझान थोड़ा सा चलने में हो, एक जगह बैठ के बस रुक के जो लोग काम करना चाहते हैं, एक ऑफिस में रह के काम करना चाहते हैं, और जिन लोगों को लोगों से बात करने में हिचक होती है, हाँ, या मतलब क्या कहते हैं ज़्यादा राइडिंग का काम उनको करना नापसंद हो। जैसे इस काम में सबसे बड़ी बात है कि आपको बाइक बहुत चलाना पड़ता है, आपका एरिया कितना बड़ा है उसके हिसाब से आपको गाड़ियाँ खूब चलानी पड़ती हैं। तो युवाओं के लिए ही इसीलिए बेहतर बोला जाता है। और ज़्यादातर वैकेंसियाँ जो आती हैं वो इसी एज से आती है कि 21 एज से लेके और कम से कम 27-28 मैक्सिमम होता है कि किसी MR की जॉब के लिए। तो युवाओं के लिए बढ़िया एक चांस होता है कि अगर उनको बाइक चलाने का शौक़ है तो ये शौक़ तो बहुत बढ़िया से पूरा हो जाता है कि आपको बाइक से जितना भी लगाओ आप शौक़ से बाइक चला सकते हैं। फ़िलहाल ये शौक़ की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन एज मैंने इसलिए बताई है कि वास्तव में एक MR के लिए जो एज है वो यही है कि आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लें, मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन ही करें, ज़्यादा बेहतर होगा। और उस समय तक बच्चा मैच्योर हो जाता है, आई थिंक 20 या 21 ईयर का हो जाता है बच्चा, तो वो मैच्योर हो जाता है। और चूँकि आपको ऐसे लोगों के बीच जाना होता है कि जो मैच्योर ही होते हैं, एडल्ट होते हैं और काफ़ी मतलब हाईली क्वालिफाइड होते हैं, तो ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। अच्छा नोनी जी, ये बताइए कि कई बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी सेक्टर में तैयारी करते हैं या और भी कोई जॉब करते हैं और ज़्यादा समय बीत जाने के बाद वो 30+ हो गए हैं, लेकिन वो अपने फील्ड से वो संतुष्ट नहीं हैं और ये मेडिकल फील्ड में MR का काम स्टार्ट करने वाले हैं, तो क्या ये स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, मार्केट जो है वो किसी के वो बाध्य के नहीं रखता है, आपके टैलेंट के ऊपर है। अगर आप 30+ भी हैं, ठीक है, तो आप किसी जैसे बड़ी कंपनियां ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कम एज के बच्चों को इसलिए रखती हैं क्योंकि उनको सिखाने समझाने में आसानी होती है। और जो लोग पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको फिर काम पे लाना और 30+ के बाद क्या कहते हैं कि बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि मतलब ये जो फिजिकल रूप से राइडिंग को झेल नहीं पाती है, थकान बहुत फील होती है। और MR के काम में थकना मना है, ये जान लीजिए। आप सुबह उठते हैं, सुबह से लेकर रात तक, हाँ, आपको काम करना पड़ सकता है। तो इसीलिए 30+ वालों के लिए बढ़िया ये होगा कि आप किसी छोटी कंपनी को अगर पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो आप उनसे अनुभव ले सकते हैं। अनुभव लेने के बाद आप बड़ी कंपनी में जा सकते हैं अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो। कहने का मतलब ये है कि आप 30 साल की उम्र से ज़्यादा हो गए हैं, फिर भी आप MR का काम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अपने सुविधा अनुसार उसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने बताया है कि बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क है और बाइक आपको चलाना पड़ता है। स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे आपको बाइक से बहुत ज़्यादा चलाना पड़ सकता है, यही आप कहना चाहते थे? हाँ, बिल्कुल यही बात है कि जो मतलब बाइक चलाने का प्रोसेस होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। आपके हेडक्वार्टर में आपको क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, क्योंकि हेडक्वार्टर का मतलब ये नहीं होता है कि आप बस शहर में हैं, ठीक है, आपको इंटीरियर भी जाना होता है, जिसकी दूरी आई थिंक मिनिमम 20 से लेकर 30, 60, 70 किलोमीटर की हो जाती है। तो मतलब 70 जाना आना 140 किलोमीटर, मतलब मान लीजिए कि राउंड फिगर अगर देखा जाए तो 150 किलोमीटर की बाइक एक दिन में आपको चलानी पड़ती है। वो भी आपके अपने क्या कहते हैं कि इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना होता है कि आप जब डॉक्टर के चैम्बर में इंटर करते हैं और डॉक्टर को अपने डॉक्टर के फ्रंट पे आप अपने आप को जब प्रेजेंट करते हैं या दवाओं को प्रेजेंट मतलब दवाओं के बारे में उनको प्रेजेंट करते हैं, मतलब ब्रांड प्रेजेंटिंग जिसे बोलते हैं, उस समय में क्या कहते हैं आपके चेहरे पे थकान, हाँ, और क्या कहते हैं कि मतलब बेसिकली थकान वगैरह ये सब इस तरह की इंप्रेशन नहीं जानी चाहिए। एक गुड इंप्रेशन होना चाहिए कि आप खुश हैं और खुशहाली के साथ डॉक्टर से मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी मायने रखता है कि बॉडी लैंग्वेज आपका कैसा है। थका हुआ व्यक्ति अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता है।
अच्छा, ये सब कुछ लोग ये कहते हैं कि एमआर की जॉब में हर 2 साल में या हर 1 साल में कंपनी चेंज कर देने से मतलब आर्थिक लाभ होता है, यानी कि उनका सैलरी में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ऐसा क्या है इसके बारे में पूरा बताइए आप? नहीं, देखिए मैं बताऊं कि जो कंपनी चेंज करने की बात होती है, सही बात है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप कंपनी को चेंज कर सकें, ठीक है। और ये भी सही है कि कुछ हद तक ये सही बात भी है कि आप दूसरी कंपनी में जाएंगे तो दूसरी कंपनी में जाने का मेन कॉन्सेप्ट यही होता है। दो कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये कि आप पहली कंपनी को प्रेशर को नहीं झेल पा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा बात ये होता है कि क्या कहते हैं, अगर आपको बढ़िया ऑफर मिल रहा है सैलरी पैकेज का तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। और ये सही बात है कि जितना आपको अनुभव जिस फील्ड के बारे में होता है आपकी सैलरी उतनी इंक्रीज होती रहती है। अच्छा नोनी जी, ये बताइए कि सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, सबको एक एक नियत समय के बाद प्रमोशन की इच्छा होती है और प्रमोशन सभी लोग चाहते हैं। तो एमआर जॉब में प्रमोशन चैनल क्या है और वो कहाँ तक प्रमोट कर सकते हैं? अगर वो 24 साल के एज में या 30 साल के एज में जॉब स्टार्ट करते हैं एमआर का, तो कहाँ तक वो प्रमोट हो के मैक्सिमम अगर लगातार लगे रहें, जिसको अब जो अपना एमआर में करियर बना रहा है, तो कहाँ तक वो पहुँच सकता है? देखिए, हर जॉब प्रोफाइल की तरह इस जॉब प्रोफाइल में भी प्रमोशन के चांसेज होते हैं। जैसे अगर मैं बड़ी कंपनियों की बात करूं, चूँकि मैं एक चैनल पे हूं तो किसी कंपनी को मैं नहीं बता सकता। कारण उसका ये है कि उसके भी कुछ नियम कानून है, तो मैं किसी कंपनी को नहीं प्रेजेंट करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी एक कंपनी में काम करता हूं। तो एक चीज़ मैं कहूँगा कि क्या कहते हैं कि देखिए, जो इसका प्रमोशन लेवल होता है, पहला तो ये जान लीजिए कि आपका जो सेल प्रोजेक्शन है मार्केट के में, ठीक है, आप जितना बढ़िया कंपनी को काम करके देंगे सेल का, उतना बढ़िया प्रमोशन के चांसेज होते हैं। और ये 1 से 2 साल, 3 साल, 4 साल, मैक्सिमम 4 साल में आपको कंपनी, अगर आप कंटिन्यू एक ही कंपनी में हैं तो आपको प्रमोट करके भेज ही देती है। क्योंकि 4 साल अगर आप उस कंपनी में रुके हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका परफॉर्म कहीं ना कहीं बेहतर रहा है। तो आप पहले एमआर होते हैं, फिर आप एबीएम होते हैं या एसएम समझ लीजिए, और उसके बाद क्या कहते हैं कि आपको फिर आरएसएम बनाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप जेडएसएम होते हैं, फिर एनएसएम होते हैं। एनएसएम जैसे एक पूरा डिवीज़न देखता है, वो मतलब कंपनी का वो आपका सबसे बड़ा हेड होता है मार्केट का, एनएसएम जिसे बोलते हैं, और वो पूरा एक डिवीज़न देखेगा। फिर जोनल मैनेजर जिसे जेडएसएम हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो एक स्टेट लेवल समझिए, समझने के लिए वो स्टेट लेवल पे देखता है। और उसके बाद जो आरएसएम होता है वो कई एबीएम को, एरिया मैनेजर को हैंडल करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर यूपी है तो यूपी में एक आरएसएम नहीं काम करेगा, कम से कम यूपी के लिए अगर 85 ज़िले हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि 10 कम से कम आरएसएम होने चाहिए। और फिर उसके बाद एबीएम होता है जो 3 से लेके 5 डिस्ट्रिक्ट को देखता है। और फिर एमआर होता है जो अपनी डिस्ट्रिक्ट को देखता है। डिस्ट्रिक्ट का मतलब यह है कि अपने वो हेडक्वार्टर को देखता है। जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए गोरखपुर है, देवरिया है, महाराजगंज है, फिर उसके बाद लखनऊ है, बनारस है, कानपुर है। तो यहाँ पे एक एक बच्चा एक एक कंपनी का अलग अलग वो अपना डिस्ट्रिक्ट देखेगा। तो इसको हेडक्वार्टर बोला जाता है फील्ड वर्क में, कि क्या कहते हैं आप किस हेडक्वार्टर पे काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए जैसे मैं गोरखपुर काम कर रहा हूँ तो मैं बताऊँगा गोरखपुर हेडक्वार्टर है मेरा। और कोई बच्चा अगर बनारस का है तो बोलेगा बनारस हेडक्वार्टर है मेरा। मतलब वो बनारस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटिव या उसके चारों तरफ का एरिया देखता है। अच्छा नवनीत जी, ये बताइए कि जैसे कि कोई एमआर में जॉब कर रहा है किसी कंपनी में, अगर वो 3 या 4 साल उस कंपनी में जॉब किया, फिर एमआर से वो एबीएम में प्रमोट हो गया, हाँ। फिर उसके बाद वो कंपनी में को छोड़ना चाहता है और दूसरी कंपनी में जाना चाहता है, तो क्या वो एबीएम से शुरू का बात करेगा क्या? मैं बता दूं दोनों चीज़ें उसके पास ऑप्शन खुले हुए हैं। अगर कंपनी में मान लीजिए दूसरी कंपनी में रिक्वायरमेंट है कि एमआर पद के लिए निकला हुआ है तो थोड़ा मुश्किल होता है। और कोई एबीएम बनने के बाद एमआर पद पे जाना नहीं चाहता है, क्योंकि आप मार्केट में काम करते हैं तो थोड़ा सा आपको भी अजीब लगता है। लेकिन नहीं, कुछ लोग हैं जो वो एमआर से एबीएम भी नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपना हेडक्वार्टर, मान लीजिए मेरा होम डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर है, ठीक है, तो मैं अपना होम डिस्ट्रिक्ट छोड़ के क्यों कहीं जाना चाहूँगा अगर प्रमोशन होने पे मुझे घर छोड़ना पड़े। देखिए ये मैं फील्ड की सच्चाई बता रहा हूँ। तो जो एमआर की सच्चाई वो यही है, किसी भी व्यक्ति की सच्चाई समझिए, कि कोई अपना घर छोड़ के दूर बहुत जाना नहीं चाहता है। तो उसकी वजह से क्या करते हैं कि लोग, बहुत से लोग हैं सीनियर जो अभी तक एमआर के पद पे ही हैं, और क्या कहते हैं कि वो प्रमोशन ले ही नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आप एबीएम हो भी जाते हैं और आप चाहते हैं कि दूसरी कंपनी में जॉब करना, तो जाहिर सी बात है एबीएम की भी वैकेंसियाँ आती हैं। तो आप क्या कहते हैं कि अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट है, वैकेंसी है, तो आप उसके लिए सीधे इंटरव्यू दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप एमआर में काम कर रहे हैं और अगर आपका प्रमोशन होता है तो वो डिस्ट्रिक्ट भी चेंज हो जाएगा।
हाँ, डिस्ट्रिक्ट कंपनियों के पास क्या ये अधिकार सुरक्षित रहता है कि जैसे आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो इस चीज़ को आप मान के ना कीजिए कि आप वहीं के लिए बस हैं। हाँ, कंपनी के पास अगर ज़रूरत है कि आप अच्छे परफॉर्मर हैं या कंपनी को लग रहा है कि वहाँ पे ज़रूरत है, आप उस फील्ड को बढ़िया से संभाल सकते हैं। जैसे आपने मतलब जहाँ पे जिस फील्ड में है वहाँ पे आपने काम किया है, मतलब हेडक्वार्टर में, तो आप दूसरे हेडक्वार्टर को भी बढ़िया से अगर देख सकते हैं तो आपको ट्रांसफ़र दिया जा सकता है। ये एक अधिकार कंपनियों के पास सुरक्षित होता है। अच्छा ये बताइए नॉन जी कि जो सरकारी संस्थाएं हैं, फार्मा जो सरकारी संस्थाएं हैं, तो क्या वो एमआरओ का वैकेंसी लाती हैं या एमआर को रखती हैं? नहीं, देखिए मैं बता दूँ, एमआर जो होता है, अभी मैं बता दूँ आपको, सरकारी जो भी कंपनियां हैं, ठीक है, वो एमआर नहीं रखती हैं क्योंकि उनको एमआर की ज़रूरत नहीं होती है। वो क्या कहते हैं कि जिसको रखती हैं उसका बस इतना काम होता है कि चूँकि जो सरकारी कंपनियां वो जेनेरिक दवाएं बनाती हैं और पेटेंट दवाएं जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो बनाती हैं। अभी मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो गया, क्रॉस क्वेश्चन उठ सकता है कि जेनेरिक और पेटेंट में डिफरेंस क्या है और क्यों सरकारी कंपनियां क्या मतलब पेटेंट दवाएं नहीं बनाती हैं। तो इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा बहस है, फिलहाल मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। जनरली अब बस आप ये समझ लीजिए कि जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं एमआर वही रखती हैं, बस इतना समझिए आप। मतलब कि वो अपने दवाओं को प्रमोट करने के लिए और मार्केट में सही तरीके से उतारने के लिए। हाँ, मार्केट में अपनी दवाओं को उतारने के लिए, ठीक है, और उसको चलाने के लिए, बेचने के लिए मतलब एमआर रखती हैं। सरकारी कंपनियों की ऐसी ज़रूरत नहीं है। अच्छा नोनी जी ये बताइए कि एमआर का के जॉब में जो उनका ड्रेस मटेरियल है, लुक है, उसमें मतलब उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या होना चाहिए? बहुत सही आपने क्वेश्चन किया कि देखिए एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि जो एमआर का ड्रेस होता है वो हमेशा फॉर्मल होता है। आप कभी भी किसी भी डॉक्टर के सामने एक आप ऑफिशियल लुक में ही जाएंगे, फॉर्मल ड्रेस में जाएंगे। आप किसी के सामने, जैसे आज संडे है तो हम लोग बैठे हुए हैं, तो आज मेरी भी छुट्टी है तो मैं भी टी शर्ट में हूँ, तो इस तरह के ड्रेस में आप किसी भी डॉक्टर के चैम्बर में एंट्री नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने ड्रेस को देखिए, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, आप क्या करने जा रहे हैं, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है और उस हिसाब से आपके पहनावे हैं या नहीं है। ड्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि आप देखिए मार्केट का एक सीधा सा फंडा है। मैं मार्केट को लेकर थोड़ा सा बात करूं, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप अंदर डॉक्टर के चैम्बर में एंट्री कर रहे हैं, आपका ड्रेस पोजीशन नहीं सही है, आपके बाल नहीं सही हैं और आपके बोलने का अंदाज नहीं सही है, आपकी यहाँ तक कि आपका वॉइस किस फ्लो में जा रहा है, ठीक है, और आप अपनी दवाओं के बारे में सही से बता पा रहे हैं कि नहीं, कंपनी के बारे में सही से बता पा रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें एक तरह से जान लीजिए कि जो एमआर का काम होता है वो पर चैम्बर में अपना एक इंटरव्यू देता है। और इंटरव्यू देने का मतलब ये है कि आप 100% परफेक्ट नज़र आए। 100% परफेक्ट अगर नहीं नज़र आएंगे तो आप डॉक्टर की नज़र में नहीं आएंगे। तो इसलिए ड्रेस बहुत ही ज़रूरी होता है। आप साफ़ सुथरे कपड़े बिल्कुल इस्त्री किए हुए और फॉर्मल ही पहने, जूते पॉलिश हों, सेब आपकी रेगुलर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा नोनी जी ये बताइए कि जैसे कि किसी भी जॉब में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो जो जॉब स्टार्ट करता है वो सोचता है कि उनके सीनियर के साथ उनका तालमेल मतलब बना रहे। तो सीनियर के साथ आपका किस तरीके का तालमेल होना चाहिए? अगर तालमेल अगर इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। देखिए मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि देखिए आप किसी भी जॉब प्रोफाइल में हो प्राइवेट सेक्टर में, सबसे इम्पोर्टेंस होता है सीनियर को रिपोर्ट करना और सीनियर के साथ आपको काम भी करना होता है। तो मैंने बताया ना कि कम्युनिकेशन इज मस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देनी रहती है कि आपको अपने सीनियर को किस किस चीज़ों को लेकर जवाब देना पड़ता है, आपकी जवाबदेही क्या है और सीनियर्स के साथ आपका व्यवहार कैसा है। आप सीनियर से बहुत ज़्यादा चिढ़े रहेंगे तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क लगाता रहेगा, तो फिर आपके बारे में अपर लेवल पे कंपनी के वो गलत मैसेज जाएगा, तो आपकी नौकरी जाने का भी खतरा रहता है। और दूसरी बात ये है कि क्या कहते हैं कि सीनियर से ही अगर आपका तालमेल नहीं सही रहेगा तो वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। सीनियर इसलिए नहीं होता है कि आपके ऊपर नज़र रखे, बेसिकली सीनियर इसलिए होता है कि आप अगर किसी काम में कहीं फंस रहे हैं, किसी डॉक्टर के सामने किसी दवा को क्या कहते हैं दवा के बारे में मान लीजिए लिखवाना है और डॉक्टर नहीं मान रहे हैं, तो उनको कैसे हैंडल करना है आपके सीनियर ही सपोर्ट करते हैं। कोई चीज़ मान लीजिए कि मार्केट में आपकी कोई दवा नहीं चल पा रही है, क्यों नहीं चल पा रही है, तो आप जब डॉक्टर अपने सीनियर को बताते हैं सारी चीज़ें, तो उसको तरीके बताता है कि कैसे कैसे आप इसको करें, कि आपका इस दवा का मतलब इस ब्रांड का काम बढ़िया से चले। सीनियर हमेशा आपके सपोर्ट के लिए होता है,
न कि आपको कमांड करने के लिए। कि आप मजबूरी सीनियर की ये होती है कि अगर वो आपको थोड़ा सा कमांड नहीं करेगा तो आप बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं। और देखिए कोई भी व्यक्ति कमांड पसंद नहीं करता है, कभी कभी सीनियर अपनी सीनियरिटी दिखलाने लगते हैं तो तालमेल नहीं सही बैठता है। तो ऐसी जगहों पे क्या करते हैं कि कंपनी का ही लॉस जाता है। तो कोशिश करें कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो सीनियर के साथ भी बेहतर हो। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि सीनियर से अपना तालमेल बना के रखेंगे तो आपको ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उनके पास बहुत सारे अनुभव हैं जो आप अभी करने जा रहे हैं। और अच्छा ये नॉनी जी, ये बताइए कि जैसे कि आप लोग रोज़ डॉक्टर से मिलते हैं, उनसे दवा के बारे में बात करते हैं, तो कैसा तालमेल रोज़ के रूटीन में डॉक्टर के साथ कैसा तालमेल आपको बना के रखना चाहिए जिससे आपको करियर में लाभ मिले? देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एमआर का काम बहुत ही इजी काम नहीं है। बहुत ही एमआर का काम किसी भी फील्ड के मार्केट का काम, ये बहुत इजी काम नहीं है, सबसे टफेस्ट कामों में से एक है ये। और डॉक्टर का के सामने जब आप जाते हैं तो ये मान के चलिए ना का ही बिजनेस है। फर्स्ट टाइम में कोई भी डॉक्टर आपको यस नहीं बोलने वाला है, वो सुनेगा, ना बोलेगा, फिर आप थैंक यू कहेंगे, फिर चले जाएंगे। फिर ये चीज़ आप 100 डॉक्टरों के साथ, 110 डॉक्टरों के साथ, 150 डॉक्टरों के साथ करते हैं और पर डे करते हैं ये चीज़। मतलब पर डे 150 नहीं, मतलब पूरे महीने में इतने कवर आप करते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि ये ना का बिजनेस है, इसलिए आप जब डॉक्टर के सामने जाते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान दें कि आपको एक बार में नहीं कुछ मिलने वाला है, आपको मेहनत करना पड़ेगा जैसे अदर बच्चे करते हैं। तो इसलिए निराशा के साथ काम ना कीजिए, हमेशा आशावादी बने रहिए। मार्केट यही सिखाता है कि आप अगर आशावादी हैं, आज नहीं कल नहीं तो परसों आपको पक्का है पक्का बिजनेस मिलेगा। अच्छा नवीन जी, ये बताइए कि जो बच्चे अभी एमआर के फील्ड में जाना चाहते हैं और इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप सबसे बेहतर क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या सलाह देना चाहते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सके? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप कहीं भी हों, किसी भी जगह पे हों, अगर इस फील्ड में आना चाहते हों तो सबसे बेहतर ये है कि आप पहले तो अपना कम्युनिकेशन स्किल सही करें। और हाँ, भाषा में देखिए, आप अगर एलोपैथ में जाएं, चाहे आप आयुर्वेद में जाएं, चाहे आप किसी फील्ड में जाएं, तो इंग्लिश आपको ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक इंग्लिश आनी चाहिए आपको, थोड़ी समझने भी, थोड़ी बोलने भी। और अगर ये चीज़ें आपके साथ बेहतर हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और क्या कहते हैं, अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये प्रोफेशन बहुत ही बेटर है। और क्या कहते हैं कि आप एक सही समय पे शुरुआत करें इसका। जैसे अगर आप 21-22 के हो गए हैं और इस ज़माने में गवर्नमेंट सर्विस से के चांसेज के साथ साथ, मतलब जैसे आप तलाशते रहिए, कोशिश कीजिए। अगर इसमें आना आप चाह रहे हैं तो बस आपको यही करना है, कम्युनिकेशन स्किल सही करना है आपको, थोड़ा सा पढ़ाई बढ़िया आपको रखना है, और फिर आपको इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू क्वालिफाई कीजिए, और फिर मार्केट आपका। अच्छा उन्होंने ये बताया कि समय के साथ साथ जैसे कि आप एमआर जॉब स्टार्ट कर दिए, तो इस समय के साथ साथ इसमें आपका सैलरी में कैसे इंक्रीज होता है? में स्टार्टिंग की मिनिमम सैलरी क्या होती है, और समय के साथ साथ मैक्सिमम सैलरी आप कितना इसमें गेन कर सकते हैं, कितना पा सकते हैं, ये आप पूरा डिटेल में बताइए। देखिए मैं बताऊं, कोई भी बड़ी कंपनी आज के डेट में जो सैलरी स्टार्टिंग बेसिक आपको देती है वो कैश इन हैंड जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो मिनिमम 15,000 है उसका। और क्या कहते हैं कि अगर अदर छोटी थोड़ी सी कंपनियों की बात कर ली जाए तो उनका स्टार्टिंग बेसिक जो होता है वो 10,000 के नीचे किसी का नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें टीएडीए भी अलग से मिलता है। कुल मिला जुला के आप 16-17 हज़ार रुपये महीने से स्टार्ट कर देते हैं। उसमें से 6,000 रुपये, 5,000 रुपये ये मान लीजिए आपका महीने का खर्चा आता है, चाहे पेट्रोल का, चाहे खाने का, चाहे जो भी है, और वास्तव में इतना ही आता है अगर देखा जाए तो। और बाकी का जिस तरह आप काम करते जाएंगे, आपका परफॉर्म कैसा है मार्केट में, उसके हिसाब से इंक्रीज भी सैलरियाँ होती हैं, ठीक है। आज अगर आपका 15 है तो 1 साल बाद ही अगर आपके सीनियर खुश हैं और आपका परफॉर्म बहुत अच्छा है तो 15 से सीधे 17-18 तक पहुँच जाता है। या दूसरी कंपनी में आप जब अप्लाई करेंगे 20% इंक्रीज करके ही देंगे। तो ये सारी सुविधाएं हैं। तो मतलब पैसे की कोई दिक्कत नहीं है इस फील्ड में। सबसे ज़रूरी है कि आपका काम कितना बेहतर है। जितना बेहतर आप काम करेंगे, फार्मा इंडस्ट्रीज उतना ही आपको पैसा देगी।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये स्टार्टिंग भी अगर कोई कर रहा है इस फील्ड में तो एक गुड सैलरी मिल रही हाँ, है। तो ये गुड सैलरी मिलती है क्योंकि देखिए आपका जो काम है वो आप किन लोगों के बीच जाते हैं और किससे प्रोफेशन से रिलेटिव है, ठीक है, ये सारी चीज़ मायने रखते हैं। और इस फील्ड में वही बच्चा आता है जो थोड़ा सा अपने आप को ठीक ठाक समझता है, जिसने पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक की होती है। तो कंपनियां किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती हैं, ठीक है, सबको एक ठीक सैलरी प्रोफाइल पे रखती हैं। और अच्छा, ये जो पेट्रोल का जहाँ तक मेरी जानकारी है कि प्रति किलोमीटर के हिसाब से पेट्रोल का हाँ, रेट देती है। देखिए मैं बता दूं, जब आप एमआर के प्रोफेशन में आते हैं तो टीए और डीए होता है, ठीक है। तो किलोमीटर के हिसाब से पेट्रोल का मिलता है आपको, और डेली अनाउंस जो होता है, हाँ, वो सभी कंपनियों का अलग अलग है। किसी का 200 है, किसी का 300 है, किसी का 350 है डेली अनाउंस पर डे का। मैं बता रहा हूँ आपको सैलरी छोड़ने के बाद का। और जो टीए है आपका, वो पेट्रोल के रेट के हिसाब से या कंपनी के अपने मतलब कितना सर्वाइव करती है उसके हिसाब से होता है। जैसे मान लीजिए आज की डेट में आई थिंक किसी भी कंपनी का जो मिनिमम टीए होगा वो 2 रुपये पर किलोमीटर से कम नहीं है, और जो डीए है वो मान लीजिए कि किसी भी कंपनी का मिनिमम 150 रुपये पर डे से कम नहीं है। तो मतलब ये है कि अगर आप टोटल जोड़ लेंगे सैलरी प्लस है तो आपका नुकसान नहीं है, मतलब खाने का खर्चा और रहने का खर्चा और पेट्रोल का खर्चा तो कंपनी आप। नोनी जी, ये बताइए कि जो बच्चे एमआर में जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि जो फ्रेशर हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो उनके करियर में का उनको लाभ दे, या उनके बारे में पूरा मैं समझ गया आप सर क्या पूछना चाहते हैं। देखिए हमें आपसे एक चीज़ बताएं, अगर आप वास्तव में एमआर के फील्ड में फार्मा के फील्ड में आना चाहते हैं और एमआर बन के आना चाहते हैं, तो बढ़िया ये है कि आप 21 साल के बाद और 25 साल के अंदर ही इस फील्ड को चूज कर लें आप, और आफ्टर ग्रेजुएशन ही लेकिन चूज करें। क्योंकि मैक्सिमम कंपनियां जो हैं, लगभग जान लीजिए कि 90% कंपनियां कम से कम ग्रेजुएशन को ही रखती हैं। और आपको राइडिंग बेहतर आनी चाहिए, आपके पास डीएल होना चाहिए, क्योंकि बिना बाइक के आप इस काम को कर नहीं सकते हैं। तो आपको राइडिंग बेहतर आनी चाहिए, और क्या कहते हैं कि 21 साल आपने पूरा कर लिया हो और ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया हो किसी भी फील्ड से, और आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो। और इंग्लिश मैंने बताया ना कि इंग्लिश मस्ट है इस फील्ड में, आप ये नहीं कर सकते हैं। देखिए मैं किसी भी भाषा के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके काम के सपोर्ट में बोल रहा हूँ कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, हाँ, उस फील्ड में इंग्लिश आपको आनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको बेहतर इंग्लिश आनी चाहिए। और क्या कहते हैं कि इस फील्ड में आप अगर शुरुआत करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन स्किल अपना अच्छा रखिए, गुस्से को कंट्रोल रखिए, क्योंकि अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो आप इस फील्ड में नहीं रुक पाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, उसके बाद आप आराम से आ सकते हैं इस फील्ड में। नवनीत जी, आप ये बताइए कि जब आप इस फील्ड में आए तो क्या आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्या आपने अप एंड डाउन देखे, क्या आपको उतार चढ़ाव, आपको कैसा मतलब आपको फेस करना पड़ा? देखिए आपने ये जो सवाल किया है तो मैं आपको बता दूं कि देखिए प्राइवेट सेक्टर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर तभी आपको देता है जब आप उसे देते हैं, और बहुत ही मेहनत का काम है ये, स्मार्ट वर्क भी है। लेकिन मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों चीज़ इसमें सर्वाइव होती हैं, फिजिकल भी और मेंटल भी। तो स्मार्ट आपको तो होना ही होना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में आपको अपने आप के साथ कंपनी के प्रोडक्टों को आपको प्रेजेंट करना होता है, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। और फिजिकल रूप से तो जान लीजिए बाइक चलाते चलाते कभी कभी हालत ख़राब हो जाती है। और हाँ, मौसम में के हिसाब से इसमें काम नहीं होता है कि आप क्या कहते हैं कि आज ठंडी है तो नहीं जाएंगे। आपको फील्ड में चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, इन तीनों मौसमों में काम करना पड़ता है। टाइम आपके हिसाब से बस सुबह का सेट हो सकता है, शाम का नहीं सेट हो सकता है। शाम को आपको स्टॉकिस्ट को देखना होता है, और या तो किसी डॉक्टर का स्पेशल अपॉइंटमेंट है तो वो देखना पड़ता है। डॉक्टर आपको 7 बजे अगर रात का अपॉइंटमेंट दिया है तो आपको उसे देखना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और काफ़ी क्या कहते हैं, मेरा जो सफ़र रहा है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांच से भरा रहा है। और जैसे सभी काम में कठिनाइयाँ आती हैं, मेरे काम में भी आती थी, और मुझे कुछ किस्से भी याद हैं। कभी मौका मिलेगा तो फिर आप लोगों को बताऊँगा। फील्ड से रिलेटिव मज़ा भी बहुत आता है जब कई अपने ग्रुप के बच्चे मिलते हैं जो फील्ड वर्कर हैं, तो मज़ा भी बहुत आता है। कई चीज़ों पे चर्चाएं होती हैं, तो ये दूसरी बात है। लेकिन अगर आप आना चाहें तो इस टफेस्ट चीज़ को फेस करने के लिए हिम्मत बना के आइए, क्योंकि वास्तव में मैंने बताया आपसे ना कि ये मार्केट का काम है, ना से शुरू होता है। यहाँ यस पहले नहीं आता, यहाँ पहले नो आता है। तो नो के साथ शुरू करना है, और जितना ही आप नो को फेस करेंगे उतना ही वो नो आपका यस में बदलते हुए चला जाता है। तो वेलकम। लगता है कि आप जो फ्रेशर हैं उनको आप डरा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत ही कठिन काम है। मैं डरा कुछ नहीं, पॉजिटिव नहीं भी बताइए। नहीं, पॉजिटिव वाली बात नहीं है।
आप उनको ये ज़रूर बताइए कि क्या कहते हैं कि देखिए आप अगर मार्केट के फील्ड में आ रहे हैं तो कमर कस के उतरिए। अगर आप बच्चों को ये चीज़ नहीं बताएंगे, आप हिम्मत नहीं उनका चेक करेंगे। हमने क्या कहा कि आपको एक बार इंटरव्यू नहीं देना होता है, यहाँ पे पर डॉक्टर चैम्बर में इंटरव्यू आपका चलता है। आप दिन भर में अगर 10 डॉक्टरों से मिलते हैं तो 10 बार आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के डॉक्टरों से या सेम डॉक्टरों से, लेकिन आपका इंटरव्यू चलते रहता है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि आज मैं सुबह निकला हूँ एकदम गुड वेल बिल्कुल मस्त, तो और क्या कहते हैं कि पहले डॉक्टर के बाद दूसरे डॉक्टर पे पहुँचने में आपके चेहरे पे धूल ना आए, तो धूल तो आना है लेकिन उस धूल को हटा के फिर आपको एंट्री करना रहता है। जैसे आपने सुबह को स्माइल अपने चेहरे पे दे रखी है, वैसे आपको 7 बजे 8 बजे अगर कॉल है रात में, तो रात को भी आपके चेहरे पे वही अच्छी सी मुस्कान होनी चाहिए, तब आप अपने चीज़ को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये बहुत ही धैर्य वाला काम है। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल आपका सुबह जितना है उतना ही शाम को बना रहे, तो ये फील्ड मस्त है। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। कॉन्फिडेंस बना रहे हैं। हाँ, कॉन्फिडेंस बना रहे आप लोगों का। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फील्ड है एमआर का फील्ड में, इसमें अब आप आना चाहते हैं तो बहुत आप कॉन्फिडेंस के साथ आइए और डरिए मत। हर फील्ड में उतार चढ़ाव है और इसमें आपको ये एकदम क्लियर बता रहे हैं कि ये थोड़ा सा कठिन जॉब है। इसलिए स्टार्ट करने के पहले, करियर स्टार्ट करने के पहले आप पहले से ही मन बना के आइए, दृढ़ निश्चय के साथ आइए और लक्ष्य बना के आइए कि उतार चढ़ाव, हाँ, आने के बाद उतार चढ़ाव से आप डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, हाँ, तब ये फील्ड है आपका और तब आप इस फील्ड के हो। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी और सभी दोस्तों को बताने के लिए। दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूँगा कि नवनीत जी का एक चैनल है और इनका फार्मा का खुद का चैनल है, उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। उस पर काफ़ी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको जो भी अगर बहुत डिटेल में जानकारी चाहिए तो उसमें आप कमेंट करिए और ये आपको ज़रूर जवाब देंगे। और अगर तत्काल में अगर आपको जवाब चाहिए तो कमेंट बॉक्स में, इस चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका आंसर आपको भी मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या इस वीडियो में आपको त्रुटि महसूस हुआ वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या त्रुटि लगा, कि और भी चीज़ें क्या त्रुटि है और क्या होनी चाहिए थी इस वीडियो में, वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।